ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1947 में ये जो व्हाइट टी शर्ट में बच्चा बैठा है, जिसका मोबाइल ऑन है, उसको कह रहा हूं वो अपनी लाइट बंद कर ले यार, ऐसा ना करे, सबको परेशानी ना क्रिएट करे। ये यहाँ बैठा है पीली शर्ट वालों के पीछे दूसरे तीसरे नंबर पे, बंद है, बस बैठ जाओ आप लोग उधर, मत ध्यान दो। यही जिनकी तरफ इशारा किया गया, यही छोटे बच्चे हैं व्हाइट टी शर्ट में जो बैठे हैं, वो फोन बार बार लाइट ऑन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके हाथ के नीचे जो बैठे हैं, यही। मेरी नजर बड़ी तेज है, मैं वकील हूं, सब लोगों का ध्यान रखता हूं। अब तो मैं बाद में ही नाम लूं। अच्छा ठीक। तो मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि इस देश में राजतंत्र हुआ करता था। कभी इसमें कोई बाहरी शासक आता था और अपनी सेना के दम पे या अपनी पॉलिसी के दम पे इस देश में राजकाज करता था। इस देश में समय समय पे विदेशी आक्रांता आए, कभी आर्यंस आए हैं, कभी हुण आए हैं, कभी शक आए हैं, कभी यवन आए हैं, मुगल भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं। बहुत सारे शासक इस धरती पर, जिसको आज हम लोग भारत के नाम से जानते हैं, कभी जम्बू द्वीप हुआ करता था, और भी जो है कई बहुत सारे नाम इस देश के रहे हैं, इस भूमि के रहे हैं, जिसको हम भारत कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत, यानी कि ये हिंदी में भारत है और इंग्लिश में इसको इंडिया हम लोग कहते हैं। इसलिए मैं बार बार टोकता हूं कि जो लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं, मैं उनको समझाता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके बात करते हो, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके बात करता है फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा नहीं ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको अधिकार दिए हैं। प्रिय साथियों, तो मैं बात आपसे ये कर रहा था कि इस देश में राजतंत्र था, और राजतंत्र में राजा जो कहता है वही बात अंतिम व्यक्ति को माननी पड़ती है। राजा अगर दिन को रात कहता है तो प्रजा को दिन को रात माननी पड़ती है, और राजा अगर रात को दिन कहता है तो प्रजा को रात को दिन मानना पड़ता है, क्योंकि राजा ही सर्वोपरि होता है। और लंबे समय तक राजशाही चली। फिर राजशाही के दौरान जब अंग्रेज इस देश में आए तो इस देश में तमाम तरह की रूढ़िवादिता, कुरीतियां और तमाम तरह की बुरी जो इस देश को आदतें लगी हुई थी, या इस देश में व्यवस्था बना के, कानून बना के बहुत सारे लोगों को झुंड जाति का जीवन और बिना अधिकारों के जीवन जीने के लिए जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी, जिस तरह कठोर कानून बनाए गए थे, समय समय पे अंग्रेजों ने और उनके समकालीन जो महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने उन पे हमला किया, उन कुरीतियों पे, और उनमें बदलाव का काम किया। मैं याद दिलाता हूं, जैसे इस देश में सती प्रथा होती थी। अब सती प्रथा में क्या होता था कि जिस महिला के पति की डेथ हो जाती थी, उस महिला को भी धतूरे का पान कराकर, धतूरा एक तरह का नशा होता है, उसके बीजों का पान करा के आदमी होश आवास खो बैठता है, उसको भी जलती चिता पर रख दिया जाता था, यानी कि जिंदा जलाया जाता था। इस तरह की कुरीतियां भी यहाँ थी। यहाँ बाल विवाह होते थे, यहाँ विधवा विवाह नहीं होते थे, यहाँ छोटे बच्चों को जल में समाधि दी जाती थी, यहाँ बच्चियों की हत्याएं कर दी जाती थी, यहाँ बहुत सारे लोगों को सम्मान से जीने का, संपत्ति रखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, लिखने का, और तमाम तरह से यहाँ तक कि सूर्य की रोशनी में भी निकलने का जो है अधिकार नहीं था। और तो और जिन तालाबों से जानवर पानी पीते हैं, उन तालाबों से भी पानी पीने का अधिकार सार्वजनिक रूप से बहुत लंबे समय तक लोगों के पास नहीं था। फिर इस देश में समय समय पर आंदोलन चले और तमाम तरह से, और मुझे तो ये भी बताने में कोई अर्ज नहीं है, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि यहाँ कुछ ही दूर पे स्तन टैक्स भी लिया जाता था। महिलाओं को तन ढकने का भी, ऊपरी तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। हमारी बहुत सारी बहनें बैठी होंगी, उनको ये भी नहीं पता होगा कि आज वो गांव में सरपंच से लेकर और मेंबर पार्लियामेंट की मेंबर भी बनती है,
विधानसभा की मेंबर भी बनती है, किसी बोर्ड की मेंबर भी बनती है, या चपरासी से लेके क्लास 1 के अधिकारी कर्मचारी बनती है, अगर ये अधिकार किसने दिया है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। उसके अलावा कोई अधिकार किसी महिला के पास नहीं था। तो मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, महिलाएं तो इस देश में शासक भी नहीं हो सकती थी, महिलाओं को तो पैरों की जूती माना जाता था। यह देश का इतिहास कहता है, आप पढ़कर देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपसे बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि राजतंत्र के बीच में जब अंग्रेजों का यहाँ आना हुआ और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से देश को चलाना शुरू किया, तो अंग्रेजों के बीच में कुछ न्यायप्रिय लोगों ने देश में जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ आंदोलन चलाया। यह आंदोलन पुनः राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में शुरू हुआ। फिर इनको इस आंदोलन को साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, फिर इस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया। और आंदोलन क्या था कि इस देश में सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का अधिकार मिलना चाहिए। इस देश में सभी को मूलभूत सुविधाएं और आगे बढ़ने का अवसर की समता, अपनी बात को रखने की आजादी और अपनी बात को कहने का अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे पहले अगर वंचित वर्गों के लिए किसी ने स्कूल खोलने का काम किया तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी मां सावित्रीबाई फूले थी, जिन्होंने 18 स्कूल खोल के महिलाओं को और उनमें भी वंचित वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाया और फिर पुरुषों को भी पढ़ने का अधिकार दिलाया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। आज मैं आपको कुछ कह दूं और कल यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जितने लोगों को मैं कह रहा हूं, इनमें से 10-20% लोग मेरी बात को मानकर और यहाँ काम करेंगे, 3-4 साल मेहनत करेंगे, तब जाके आशा की किरण कोई दिखाई देगी, तब जाके कोई परिवर्तन होगा। तो मैं आपको बात को आगे बढ़ाता हूं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद साहू जी महाराज ने यहाँ 1902 में आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जब उन्होंने 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का काम किया। फिर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे क्रांतिकारी जो है सूर्य का उदय हुआ, जिन्होंने इस देश में तमाम तरह की कुरीतियों के खिलाफ, चाहे काला राम मंदिर का आंदोलन हो कि मंदिर में जाने की आजादी मिले, या फिर महान सत्याग्रह हो कि पीने के पानी की सार्वजनिक से आजादी मिले, तमाम तरह के आंदोलन करके, और आंदोलन हवा में नहीं होते, उनके लिए मूवमेंट चलानी पड़ती है। तो पहले उन्होंने समता सैनिक दल बनाया, फिर उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, फिर उन्होंने अंतिम समय में आरपीआई बनाई, और साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं, चाहे पत्रिका चला के, चाहे अखबार निकाल के, कई तरह से जो है समाज को जागरूक करने का काम किया। अंतर धार्मिक रूप से भी बुद्धिज्म की तरफ समाज को ले जाके एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने येवला में ये संकल्प लिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, इस पे मेरा अधिकार नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, इस पे मेरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अपने अनुयायियों से कहा कि आपको भी इस धर्म में आना चाहिए और उस धर्म को त्यागना चाहिए जो धर्म ऊंच नीच की बात करता है, जो धर्म गैर बराबरी की बात करता है, जो धर्म असमानता की बात करता है, उस धर्म को त्यागना चाहिए। ये संदेश भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। फिर उनके जाने के बाद मानवर काशीराम साहब ने आंदोलन को संभाला, लेकिन इस बीच में एक इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, इतना बड़ा परिवर्तन कि जो हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था थी, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के संघर्ष से संविधान के रूप में, ये छोटे छोटे संविधान की कॉपियां यहाँ हमारे भाइयों ने रखी है, इस संविधान के रूप में उन्होंने तमाम अधिकार, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऊंची जाति का हो या तथाकथित नीची जाति का हो, या अगड़े हो, पिछड़े हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, सबको मान सम्मान की जिंदगी और आगे बढ़ने के अवसर दिलाने का काम किया। ये परिवर्तन तब हुआ जब इस देश में लोकशाही आई, और लोकशाही में जब वोट का अधिकार मिला, तब जाके बहुत बड़ा बदलाव हुआ। जब ये तमाम तरह के परिवर्तन चल रहे थे, तो
हमारे लोगों पे के सामने बहुत सारे सवाल थे कि जिनको बिल्कुल अधिकार नहीं थे वो इस देश में